नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है अब आपके पसंदीदा शो जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग ले सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करेंगे तो नतीजे हम आपको दिखाएंगे जनमत में। हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको। आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उन पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से। जी हां, आज कौन कौन से मुद्दे हैं जो आपके लिए लेकर आए हैं। देश मांगे इंसाफ, देश इंसाफ मांग रहा है जो कोलकाता में हुआ है उसके लिए, जो डॉक्टर बिटिया के साथ अभी जो रेप की घटना हुई है वहां पर जिस तरीके से तथ्यों को छुपाया जा रहा है उसका खुलासा करेंगे विस्तार से। एनालिसिस हमारी दिखाएंगे कि कितने पहलू हैं, कितनी परतें हैं इसमें, वो आपको बताने का प्रयास करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। चंपई जेएमएम से अलग, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अब जेएमएम नहीं दिख रहा है। पूर्व चीफ मिनिस्टर, ये मतलब जो पहले फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, ये जरूर नजर आ रहा है, लेकिन अब ये नजर नहीं आ रहा कि वो जेएमएम में थे। ये मुद्दा बड़ा हो चुका है और उन्होंने रोष भी प्रकट कर दिया है कि भाई मेरे वहां पर मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ। और बीजेपी भी ये कह रही है कि इनको बहुत जल्दी हटाया गया, इनका कार्यकाल अच्छा था तो ये बीजेपी में आ सकते हैं, बहुत ज्यादा संभावना है। मीटिंग सुबह हो चुकी है, कोलकाता में भी शुभेंदु अधिकारी से मिल चुके हैं। अब बस महज मैं कहूंगा औपचारिकता बाकी है कि इनकी घोषणा हो जाएगी कभी, आज या नहीं तो कल, कभी परसों, कि ये भी आ जाएंगे बीजेपी में। फिर आगे बढ़ेंगे। पाक प्रेमियों को हो सजा, यह हमारी मांग है। एक बार फिर से मध्य प्रदेश से एक मामला सामने आया है जहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए इन्होंने। मैं तो अपने मुंह से निकालना नहीं चाहता ये शब्द, लेकिन खबर को बताना पड़ता है। तो पाक प्रेमियों को हम तो कहते सजा दो, लात मार के इनको पाकिस्तान भेजो, ज्यादा अच्छा होगा। और फिर यूएन की खुली आंखें और यूएन ने खोली आंखें, ये बात है। दोनों ही मुद्दे हैं। फिर आगे बढ़ेंगे। चुनाव करीब हैं, हरियाणा की बात करते हैं। भूपिंदर सिंह हुड्डा एक तरफ, नायब सिंह सैनी एक तरफ, और कांग्रेस भी कई खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। मानते नहीं है, लेकिन कुमारी शैलजा ने तो बोल दिया। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। झारखंड की राजनीति एक बार फिर चर्चाओं के बाजार में है। दरअसल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के वरिष्ठ लीडर चंपई सोरेन, टाइगर बोलते हैं इनको, कि बीजेपी में जाने की संभावना जताई जा रही है। चर्चाओं का बाजार तब गर्म हो गया जब चंपई सोरेन आज दिल्ली पहुंचे, जिस पर यह कयास लगाए जाने लगे क्या सच में चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। इस खबर ने इन दिनों जेएमएम खेमे में हड़कंप सा मचा रखा है। वहीं इंडी गठबंधन की भी चिंताएं बढ़ गई हैं कि भाई अब तो हमारी सरकार आएगी। इंडी यही सोचती थी, हमारा खेमा मजबूत हो रहा है, लेकिन अब चिंताएं बढ़ गई हैं, बीपी बढ़ चुका है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चंपई के आने से बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाने में मदद मिलेगी। इनकी काफी अच्छी पकड़ है चंपई सोरेन की अगर बात करें, लेकिन जैसे हेमंत सोरेन जेल गए, जेल से बाहर आए और फटाफट इन्होंने अपने इन आदर्श मानते हैं जिनको, उनको कुर्सी से हटा दिया, ये एक बिल्कुल बर्दाश्त शायद मुझे लगता है चंपई सोरेन को तो नहीं हुआ। झारखंड की राजनीति में चंपई सोरेन एक अलग महत्व रखते हैं, जिन्होंने 2019 के लोकसभा में जमशेदपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ा था। आदिवासी बहुल इन क्षेत्रों में संथाल और भूमिज समुदाय ने जेएमएम को जमकर समर्थन दिया था। वहीं अब उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर अब बीजेपी नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो आने लगी हैं। कैसी कैसी प्रतिक्रिया आने लगी हैं वो भी आपको बता दें, जिस पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सदस्य दीपक प्रकाश ने कहा है कि चंपई सोरेन को जिस तरीके से, जिस तरह से जेएमएम ने मुख्यमंत्री पद से हटाया था वह दुर्भाग्यपूर्ण था। ये बिल्कुल दुर्भाग्य के रूप में ही समझिए। अब वहीं असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा मेन रोल अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जेएमएम के 5 साल के कार्यकाल में सबसे अच्छा काम चंपई सोरेन के 6 महीने के मुख्यमंत्री काल में ही हुआ है। अब हेमंत बिस्वा शर्मा एक प्रमुख व्यक्तित्व है, उनका बयान आता है तो समझ में आ जाती है। वहीं दिल्ली पहुंचे चंपई सोरेन ने इन अटकलों पर कहा कि हम अपने निजी काम के लिए दिल्ली आए हैं, अभी हमारी किसी से मुलाकात नहीं हुई है। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता चंपई सोरेन दिल्ली पहुंच गए हैं। तो क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए चंपई सोरेन ने भले ही ये कहा कि वह यहां अपने निजी काम से आए हैं और बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने ये कहा कि अभी वे जहां पर हैं वहीं रहेंगे, लेकिन उनके इस पुष्टि के बावजूद इन अटकलों पर विपक्षी पार्टियां झारखंड के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि झारखंड से जो खबरें आ रही हैं, आप देखिए वहां क्या हो रहा है। वहां हेमंत सोरेन को फिर एक बार तकलीफ में लाने की कोशिश है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार एक मजबूत सरकार है
वहां से कुछ लोगों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। आखिर किस प्रकार बयानबाजी हो रही है, आइए आपको सारी बातें सुनाते हैं। जी सर। आप लोग जैसे हमको सवाल करते जा रहा है ना, जी सर। हम उसमें क्या कहेंगे कि हम जो स्पेशल हम जो बोल दिया, हम निजी काम के लिए काम में आए हैं। हाँ। और हम जहाँ पर है वहीं पर है। चंपई साहब, कलकत्ता आप गए थे, शुभेंदु जी से मुलाकात हुई आपकी? ये नहीं, हम अभी किसी से मुलाकात नहीं हुआ। जब हमारा कार्यक्रम ही हम नहीं बना है तो कार्यक्रम बनेगा तभी ना। कलकत्ता आप किस लिए गए थे? चलिए, दिल्ली तो आप निजी काम से आ गए, कलकत्ता किस लिए गए थे? कलकत्ता से तो यहाँ आया हम। हाँ, वहाँ क्यों गए थे आप? वहाँ भी आप लोग देखिए, हम अभी अपना काम में आया है, निजी काम में आया है, बाद में हम बताएंगे। एक सवाल, क्या आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहेंगे या आगे की बात हो सकती है? आप क्या रहेंगे कि नहीं? सवाल है, आप ऐसे ही सवाल करता है भाई। हम बोल दे जहाँ पर है वहीं पर हम है। आपने देखा होगा कि झारखंड की जो खबरें आ रही है, अब देखिए वहाँ क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। वहाँ हेमंत सोरेन जी को तकलीफ में लाने की कोशिश फिर एक बार हो रही है। उनकी सरकार एक मजबूत सरकार है, उसमें से कुछ लोग तोड़ने की कोशिश चल रही है वहाँ। आज ही मैंने खबर यहाँ ही पढ़ी है। इसलिए चुनाव अगर घोषित करते तो आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता। महाराष्ट्र में भी तो जो लोग बैठे हैं, ये त्रिकूट, उनको और टाइम मिलना चाहिए खेला करने के लिए, सरकारी तिजोरी खाली करने के लिए। इसलिए ये नहीं हो रहा है। आपने वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो तो आप 4 स्टेट का इलेक्शन एक साथ नहीं ले सकते हो ना। तो आपने यहां पर संजय राउत की तरफ से जो बात सामने आई थी वो आपने सुनी, रिएक्शन सामने आ गए, वो आपको हमने दिखाया। अब इस पर चंपई सोरेन ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया साफ करते हुए काफी कुछ कहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे जोहार साथियों, आज समाचार देने के बाद आप सभी के मन में कई सवाल उमड़ रहे होंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने कोल्हान के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब किसान के बेटे को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत में औद्योगिक घरानों के खिलाफ मजदूरों की आवाज उठाने से लेकर झारखंड आंदोलन तक मैंने जन सरोकार की राजनीति की है। राज्य के आदिवासियों, मूलवासियों, गरीबों, मजदूरों, छात्रों एवं पिछड़े तबके के लोगों को उनका अधिकार दिलवाने का प्रयास करता रहा हूं। किसी भी पद पर रहा अथवा नहीं, लेकिन हर पल जनता के लिए उपलब्ध रहा। उन लोगों के मुद्दे उठाता रहा जिन्होंने झारखंड राज्य के साथ अपने बेहतर भविष्य के सपने देखे थे। आपको बता दें, इसी बीच 31 जनवरी को एक अभूतपूर्व घटनाक्रम के बाद इंडिया गठबंधन ने मुझे झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की सेवा करने के लिए चुना। इंडिया गठबंधन, उन्होंने नाम किसका लिया? इंडी गठबंधन का। अपने कार्यकाल के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन 3 जुलाई तक मैंने पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। इस दौरान हमने जनहित में कई फैसले लिए और हमेशा की तरह हर किसी के लिए सदैव उपलब्ध भी रहा। बड़े बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों एवं समाज के हर तबके तथा राज्य के हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हमने जो निर्णय लिए उसका मूल्यांकन राज्य की जनता करेगी। जब सत्ता मिली तब बाबा तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा और सिदो कान्हू जैसे वीरों का नमन कर राज्य की सेवा करने का संकल्प लिया था। झारखंड का बच्चा बच्चा जानता है कि अपने कार्यकाल के दौरान मैंने कभी भी किसी के साथ ना गलत किया, ना होने दिया। इसी बीच हल दिवस के अगले दिन मुझे पता चला कि अगले 2 दिनों के मेरे सभी कार्यक्रमों को पार्टी नेतृत्व द्वारा स्थगित करवा दिया गया है। इसमें देखिए, इसमें जो है एक सार्वजनिक कार्यक्रम दुमका में था, ये तमाम जो ट्वीट में लिखा है, जबकि दूसरा कार्यक्रम पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण करने का था। पूछने पर पता चला कि गठबंधन द्वारा 3 जुलाई को विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है। तब तक आप सीएम के तौर पर किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते। क्या लोकतंत्र में इससे अपमानजनक कुछ हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को कोई अन्य व्यक्ति रद्द करवा दे? अपमान का ये कड़वा घूंट पीने के बावजूद मैंने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण सुबह है, जबकि दोपहर में विधायक दल की बैठक होगी, तो वहां से होते हुए मैं उसमें
में शामिल हो जाऊंगा, लेकिन उधर से साफ इनकार कर दिया गया। पिछले 4 दशकों के अपने बेदाग राजनीतिक सफर में मैं पहली बार भीतर से टूट गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। 2 दिन तक चुपचाप बैठकर आत्म मंथन करता रहा। चंपई सोरेन की बातें, पूरे घटनाक्रम में गलती अपनी गलती तलाशता रहा। सत्ता का लोभ रत्ती भर भी नहीं था, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी इस चोट को मैं किसे दिखाता, अपने द्वारा दिए गए दर्द को कहां जाहिर करता, जब वर्षों से पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो रही है और एक तरफा आदेश पारित किए जाते हैं, तो फिर किसके पास जाकर अपनी तकलीफ बताता। इस पार्टी में मेरी गिनती वरिष्ठ सदस्यों में होती है, बाकी लोग जूनियर हैं और मुझसे सीनियर सुप्रीमो जो हैं वे अब स्वास्थ्य की वजह से राजनीति में सक्रिय नहीं है। शिबू सोरेन की बात कर रहे हैं। फिर मेरे पास क्या विकल्प था? अगर वे सक्रिय होते तो शायद अलग हालात होते। कहने को तो विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन मुझे बैठक का एजेंडा तक बताया नहीं गया। बैठक के दौरान मुझसे इस्तीफा मांगा गया। मैं आश्चर्यचकित था, लेकिन मुझे सत्ता का मोह नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोट से दिल भावुक था। सोचिए, ये पत्र की तरह उन्होंने लिखा है ट्वीट में। पिछले 3 दिनों से हो रहे अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैं आंसुओं को संभालने में लगा था। चंपई सोरेन कह रहे हैं, मैं पढ़ता जा रहा हूं, लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था। मुझे ऐसा लगा मानो उस पार्टी में मेरा कोई वजूद ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिस पार्टी के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इस बीच कई ऐसी घटनाएं, अपमानजनक घटनाएं हुई जिसका जिक्र फिलहाल नहीं करना चाहता। इतने अपमान एवं तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने हेतु मजबूर हो गया। मैंने भारी मन से विधायक दल की उसी बैठक में कहा कि आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसमें मेरे पास 3 विकल्प थे। पहला, देखिए विकल्प बता रहे हैं, राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा अपना अलग संगठन खड़ा करना, और तीसरा इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। उस दिन से लेकर आज तक तथा आगामी झारखंड विधानसभा चुनावों तक इस सफर में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। आपका चंपई सोरेन। इस पत्र को आपको हमने विस्तार से दिखाया, जो ट्वीट के माध्यम से इन्होंने किया था, और चंपई सोरेन ने जो बात कही और वो सारी बातें आपको दी। तो ग्राफिक्स भी आपके लिए हमने बनाए हैं इस खबर पर, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और ये लीजिए, चंपई के साथ कौन कौन है, मैं आपको टीवी ग्राफिक्स के माध्यम से बताता हूं। दशरथ गगरई उनके साथ हैं, ये हैं नंबर 1। रामदास सोरेन उनके साथ हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए, एक एक एनालिसिस हमारा विस्तार से। चमरा लिंडा उनके साथ हैं। चंपई की टीम में कौन कौन है ये आपको बता रहे हैं। तो लोबिन हेम्ब्रम उनके साथ हैं। अब तक 3-4 नाम आपको हमने बता दिए हैं। साथ ही साथ समीर मोहंती उनके साथ हैं। जानिए पल पल की ये अपडेट जानिए। और चंपई सोरेन कौन है? कोल्हन के टाइगर के नाम से मशहूर हैं। झारखंड के पूर्व सीएम रहे हैं चंपई सोरेन, हाल ही में जिनको कुर्सी से हटाया गया। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद ये सीएम बने थे। हेमंत सोरेन की रिहाई के बाद इनको पद छोड़ना पड़ा था। भारी मन के साथ जो इन्होंने व्यथा जो है अपनी, जो दुख है जाहिर किया था। झारखंड में 7 बार के विधायक हैं चंपई सोरेन। बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड इनका देखने को मिल रहा है। शिबू सोरेन के साथ रहे हैं चंपई सोरेन, उन्हीं का जिक्र कर रहे थे अपने पत्र में, नाम नहीं लिया फिर भी। झारखंड के सरायकेला से विधायक हैं चंपई, ये भी आपको बता दें। ये उनका प्रोफाइल है। 14 विधानसभा सीटों पर टाइगर का वोट बैंक है, मतलब 14 सीटें इनके हाथों में हैं। 2 लोकसभा सीटों पर भी चंपई का प्रभाव है। इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं झारखंड की राजनीति में। चंपई सोरेन के बारे में अगर आपको बताएं तो 2 लोकसभा सीटें, 14 विधानसभा सीटों में इनकी मजबूत पकड़ है। और ये हैं आपके लिए चंपई सोरेन, और ये उनका दबदबा। तो अब जैसा कि हमने एनालिसिस के माध्यम से बताया कितने शक्तिशाली हैं, टाइगर हैं चंपई सोरेन, और जल्द ही बीजेपी में शायद शामिल हो जाएं। जब तक ऑफिशियल नहीं आता हम इस पर मोहर तो नहीं लगाएंगे, लेकिन इशारे बिल्कुल यही हैं, क्योंकि उन्होंने कहा मेरे पास 3 विकल्प हैं, या तो मैं अलग हो जाऊं, संन्यास ले लूं, या अपना खुद का संगठन बना लूं, या किसी के साथ चला जाऊं। तो तीसरा विकल्प उन्होंने चुन लिया, किसी के साथ चले गए। अभी तक तो ये लग रहा है। हमने जेएमएम की बात की, चंपई सोरेन की बात की, झारखंड की बात की, और जैसा कि कहा था ब्रेक के उस पार बात करेंगे कोलकाता रेप मर्डर केस की। बात करेंगे उस पश्चिम बंगाल की जो इन दिनों ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर केस की आग में धधक रहा है, जिस पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। ये सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है।
इस मामले पर पुलिस ने टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर के साथ बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी पर भी मुकदमा दर्ज किया है। सुखेंदु शेखर पर भी कर दिया। इस मामले पर जहां एक और डॉक्टर बेटी के साथ हुए बर्बरता के खिलाफ पूरा देश सड़कों पर उतर आया है, वहीं दूसरी ओर इस मामले पर सीबीआई की जांच जारी है, जिसके तहत आरोपी संजय का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल रेप के इस मामले की जांच में अब एक ऐसी डायरी की एंट्री हो गई है जिसके फटे पन्नों ने इस मामले की जांच की आंच को और सुलगा दिया है। वास्तव में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और फिर हत्या के मामले में कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को एक डायरी सौंपी है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि यह डायरी मृतका की लाश के पास से मिली थी, जिस डायरी के कई पन्ने फटे हुए थे, जिसके कई पन्नों के चीथड़े उड़े हुए थे। कोलकाता पुलिस ने डायरी के फटे हुए पन्नों को भी सीबीआई अधिकारियों को सौंप दिया है। आपको बता दें कि अमूमन डॉक्टर्स के पास एक डायरी होती है जिस पर दवाइयों के नाम लिखे होते हैं, लेकिन इस डायरी के पेजों को जिस तरह से फाड़ा गया है उससे डायरी पर शक और गहराता जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या उस डायरी में पीड़िता ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से जुड़े कई गंभीर खुलासे तो नहीं किए थे? क्या सच में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कोई गैर कानूनी रैकेट काम कर रहा था? क्या पीड़ित ने अपनी उस डायरी में कॉलेज में चल रहे उसी रैकेट के खिलाफ सबूतों का खुलासा किया था? क्या उन सबूतों को दबाने के लिए डायरी के पन्ने फाड़े गए थे? क्या वो डायरी ही पीड़िता के साथ हुई बर्बरता की असली वजह है? उसी पर हमने ये स्पेशल रिपोर्ट बनाई है, वही हम आपको दिखाते हैं। कोलकाता के सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ बेहद बेरहमी से रेप और मर्डर के मामले को लेकर इन दिनों कई सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं सवालों में से अब एक सवाल उस डायरी को लेकर भी उठाए जा रहे हैं जो रेप पीड़िता की लाश के पास पड़ी हुई मिली थी, जिस डायरी के कई पन्ने फटे हुए थे, जिससे अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या डायरी के उन पन्नों में कोई गहरा राज दफन था और क्या उस डायरी को जानबूझकर फाड़ा गया था। पीड़िता की लाश के पास से मिले उस डायरी के फटे पन्ने कई तरह के शक पैदा कर रहे हैं, जिस डायरी को कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को सौंप दी है, जिसकी अब जांच जारी है। वास्तव में अस्पतालों में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स के पास अमूमन एक डायरी होती है जिस पर दवाइयों के नाम और दूसरी जरूरी बातें लिखी होती है, लेकिन पीड़िता की लाश के पास से मिले डायरी के पन्नों को जिस तरीके से फाड़ा गया था उससे शक गहरा हो रहा है कि कहीं डायरी के उन पन्नों पर कुछ लिखा तो नहीं था। कोलकाता पुलिस के एक जांच अधिकारी का मानना है कि आरोपी जब मृतका के साथ जबरदस्ती कर रहा था उस समय मृतका ने काफी विरोध किया होगा और उसी विरोध के दौरान ये डायरी के पन्ने फट गए होंगे। जिस डायरी को लेकर सीबीआई खास रूप से सचेत है और हर एंगल से उसकी जांच हो रही है, वही अब रेप की जांच में मिले इस डायरी ने केस से जुड़े रहस्यों को और बढ़ा दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सच में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में राज्य सरकार के किसी बड़े नेता के समर्थन में कोई बड़ा गैर कानूनी रैकेट काम कर रहा है, जिसको पीड़िता अपनी डायरी के माध्यम से उजागर करना चाहती थी। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस में आए दिन ऐसे ढेरों खुलासे हो रहे हैं। ऐसे तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, ममता बनर्जी से इस्तीफे की भी मांग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखो, ये राजनीति है जी। बात स्पष्ट है कि रेप हुआ है, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें इस मामले को इस तरह जिस तरह बीजेपी उठा रही है, ये बहुत गलत है। कोलकाता हाईकोर्ट की सिफारिश पर ये मामला सीबीआई को सौंपा गया है। सीबीआई लगातार पूछताछ में लगी है। हमें आशा है जल्द शीघ्र अच्छे नतीजे निकले। समझ में नहीं आता कि आप जनता का विश्वास जब आप खुद अपने ही सरकार अपने ही प्रशासन के खिलाफ मुख्यमंत्री होने के बावजूद आप अगर सड़क पर उतरती हैं तो क्या आप जनता को विश्वास दिला रही हैं न्याय का, या उनके भीतर एक डर का माहौल आप पैदा कर रही हैं? ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जी की एक मुख्यमंत्री होने के नाते कमजोरी को दर्शाता है। ये समझ के परे है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री अपनी ही सरकार, अपने ही शासन, अपने ही प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतर जाता है, तो ऐसे में यह आपकी कमजोरी को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि संभवतः आपके हाथ में भी अब अपने राज्य की व्यवस्था, अपने राज्य का तंत्र अब आपके कंट्रोल में भी नहीं है, और इसीलिए इतनी ज्यादा अराजकता का माहौल
बंगाल जैसे राज्य में बना हुआ है, जो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी की लापरवाही, उनकी कमजोरी को दर्शाता। चलिए, आपने खबर देखी, अब इस पर ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको बताते हैं क्या कुछ है। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो ग्राफिक्स भी आ जाएंगे। लीजिए, अब तक सीबीआई का एक्शन क्या है। आरोपी संजय रॉय का साइको एनालिसिस टेस्ट, ये अपडेट आपको दिखा रहे हैं। सीबीआई इस पूरे केस में क्या कुछ कर रही है वो आप जान लीजिए। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से तीसरे दिन भी पूछताछ जारी। सोचिए, ये वो प्रिंसिपल है, इस्तीफा दे दिया, नई जगह ज्वाइन कर लिया। अब तक संदीप घोष से 36 घंटे की हो चुकी है पूछताछ, 36 घंटे की। और पुलिस ने, अब देखिए रेप मर्डर राजनीति कैसी हो रही है। पुलिस ने 2 डॉक्टरों को भी भेजा डॉक्टरों पर केस को लेकर, और टीएमसी ने उठाए ममता पर सवाल। सुखेंदु के सवाल पूछने पर, फेक न्यूज फैलाने पर। 8 से 9 अगस्त की रात डॉक्टर से दुष्कर्म हुआ था। क्या कुछ हुआ था उस रात वो आपको बता रहे हैं, घटनाक्रम भी आपको समझा रहे हैं। लेकिन इस पूरे केस में अगर आप देखते हैं, ग्राफिक्स तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, इस पूरे केस में जो तथ्य हैं वो कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि आरजीकर कॉलेज जो है, और ये देखिए उस रात क्या हुआ था। बेहोशी की हालत में सेमिनार हॉल में मिली थी वो लड़की, ये आपको बताएं। सेमिनार हॉल में मिली थी, सुबह तक पुष्टि हो गई थी, इलाज के दौरान हुई मौत, ये भी सामने आ रहा है। इसमें हर जगह एक अलग ही फैक्ट है, एक अलग ही चीज है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से दर्दनाक खुलासा हुआ है। हालांकि ओपन प्लेटफॉर्म पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को नहीं रखा जाता। शरीर पर कई चोटों के निशान सामने आए हैं। उनका परिवार भी जब मिलने गया था, उनको भी देखने का मौका मिला था, पिता उनके देख नहीं पाए थे। हत्या से पहले दुष्कर्म किया गया था, इस बात की पुष्टि हुई है। ये बात तो है, कितने लोगों ने किया है वो आपको सामने आएगा, क्योंकि इस पर जो है गैंग रेप की बात सामने आ रही है। और आपको मैं ये बता दूं कि हमने भी जब इस पर रिसर्च किया तो हमें पता लगा कि उसमें एक बार नहीं, वहां पर कई बार ऐसे जो मामले हैं वहां पर हो चुके हैं। पहले भी वहां पर एक ऐसा ही किस्सा आया था जहां पर एक लड़के के द्वारा वहां पर आत्महत्या की बात कही गई, और वो आत्महत्या का केस नहीं था, ऐसा सामने आता है। जो वहां के जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था। एक सौमित्र विश्वास नाम के व्यक्ति ने वहां पर 2001 में फांसी लगाई थी। तब छात्रों ने कहा था कि उसने ये आरोप लगाया था कि शायद वहां पॉर्न वीडियोस बनाए जाते हैं, कुछ गलत काम होता है, और जब उसको पता चला, उसने शिकायत की तो उसकी हत्या कर दी गई, और बाद में उसको ये बताया गया कि उसने फांसी पर खुद को लटकाया है, जबकि वो आत्महत्या बिल्कुल नहीं थी। तो सोचिए, ऐसा कुछ वहां पर हो रहा है, बिल्कुल एकदम क्राइम सीन के तरीके से। तभी हम कह रहे हैं कि वहां पर जो डायरी के पन्ने दिखाए जा रहे हैं, उनको फाड़ा जा रहा है, तो क्या उसके पीछे भी कोई तथ्य है? ये भी बहुत बड़ी खबर एक आपको बताया। और कई बार, एक बार वहां 2016 की भी अगर आपको बात करें, एक डॉक्टर की सड़ी हुई लाश वहां पर मिली थी। 2023 में भी अगर आपको बताएं, एक इंटर्न की लाश वहां पर मिली थी। जो ये पूरा जो आरोपी की बात करते हैं वो सिविक पुलिस में है। सिविक पुलिस में मतलब 100% पुलिस में आप नहीं होते, आप हेल्प करते हैं पुलिस की। वो उन बैरक्स में रहता था, वो प्रिंसिपल का दोस्त था, वो प्रभावी था, वो वहां पर एक, आप साफ शब्दों में कहूं तो ब्रोकर के रूप में आप उसको समझिए, जो आपका इलाज जल्दी करवा लेगा उसके लिए पैसे लेगा, कोई काम जल्दी कराएगा उसके लिए पैसे लेगा, जिसको पकड़ा गया है पुलिस के द्वारा, सीबीआई के द्वारा। उसके प्रिंसिपल से जब कनेक्शन सामने आए तो ये सामने बात आई कि आखिर कैसे प्रिंसिपल भी इसमें शामिल है, जिसको क्लीन चिट दे दी गई। सरकार घेरे में इसलिए आती है कि भाई जब प्रिंसिपल को क्लीन चिट आपने दे दी और तुरंत दूसरी उसने इस्तीफा दिया, आपने दूसरी जगह उसको नौकरी पर अपॉइंट भी कर लिया, ये कई सवाल उठाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर था। और दूसरा, जब हजारों लोग आके तोड़फोड़ करते हैं तो क्या पुलिस को पता नहीं लगा? क्या प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को पता ही नहीं लगा? इतने सारे लोग आकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, और उसी कमरे के बगल में एक टॉयलेट बना दिया जाता है। उसी अगले दिन ही एक टॉयलेट का निर्माण शुरू कर दिया जाता है, और कहते हैं ये तो मांग थी स्टूडेंट्स की टॉयलेट वहां पर। क्या क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई थी? क्योंकि सीबीआई को जब केस सौंपा जाता है किसी भी मामले में, तो पूरे क्राइम सीन के साथ कई बार छेड़छाड़ हो जाती है। अंत में सीबीआई के पास सामान आता है, माल आता है, पूरा जो क्राइम सीन आता है, इसलिए सीबीआई को दिक्कत होती है, इसलिए इसमें पेचीदगियां ज्यादा हैं। लेकिन सीबीआई भी 3D स्कैनर के साथ वहां गई है, और जल्द ही कोई ना कोई बड़ा अपडेट जो है वो सामने आ जाएगा। की खबर के हिसाब से आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अपडेट्स पे अपडेट्स जितने भी आपको मिल रहे हैं उसमें कोई भी क्लैरिटी सामने नहीं आ रही है। मध्य प्रदेश से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने की खबर सामने आई है। इस मामले को लेकर छात्रों और जनप्रतिनिधियों ने नारेबाजी करते हुए आक्रोश जताया है और पुलिस को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। विवादित वायरल वीडियो विदिशा के लटेरी थाना क्षेत्र का बताया गया है, जहां एक तरफ स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था तो दूसरी तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद और अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जा रहे थे। वहीं इस मामले में भाजपा मंडल और हिंदू संगठनों ने नाराजगी जाहिर करते हुए पुलिस को ज्ञापन देकर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है।
आपको बता दें कि मामले पर लटेरी एसडीओपी अजय शर्मा ने कहा है कि उक्त मामले की जांच की जा रही है। एक युवक को राउंड अप किया गया है जिससे पूछताछ भी जारी है। तो एक और बार यहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मध्य प्रदेश में अगर लगते हैं, सवाल यही है कि भाई स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में नारे किसने लगा दिए, एक की गिरफ्तारी, लेकिन ऐसे कितने ही लोग हैं। हम तो कहते हैं जो जाता है पाकिस्तान को ज्यादा, उसे पाकिस्तान ही भेज दिया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बांग्लादेश से जुड़ी हुई खबर है और बड़ा अपडेट है। बांग्लादेश में हिंसा को लेकर यूएनएचसीआर की एक हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में दावा किया है कि देश में आरक्षण को लेकर शुरू हुई हिंसा में 650 लोगों की मौत हुई है। इसमें 16 जुलाई से 4 अगस्त के बीच करीब 400 लोगों की जान गई, जबकि 5 से 6 अगस्त के बीच हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन में 250 लोगों की मौत हुई। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में देश में बिना वजह की गई हत्याओं, मनमानी गिरफ्तारियों और लोगों को हिरासत में लिए जाने की गहन, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच का सुझाव भी दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि मरने वालों में प्रदर्शनकारियों के साथ साथ राहगीर, पत्रकार, सुरक्षा बल के कई जवान भी शामिल थे। इसके अलावा हिंसक प्रदर्शन की वजह से हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी और राहगीर घायल भी हुए। रिपोर्ट में बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा सहित मानवाधिकार उल्लंघनों और हिंसा के लिए जिम्मेदार सभी लोगों की जवाबदेही की आवश्यकता पर बल दिया गया है। जिनेवा में शुक्रवार को जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया कि हिंसा के समय में प्रतिशोध में की गई हत्याओं की संख्या अभी निर्धारित नहीं हो पाई है। 7 से 11 अगस्त के बीच कई ऐसी मौतें देखने को मिली हैं जो पहले घायल हुए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन जान नहीं बचा पाई गई, जानें नहीं बची। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौतों की संख्या संभवतः कम आंकी गई है, क्योंकि हिंसा की वजह से देश में लगे कर्फ्यू और इंटरनेट बंद होने के कारण सूचना इकट्ठा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि कई अस्पतालों में हिंसा में मारे गए और घायल लोगों की जानकारी देने से भी मना कर दिया गया है। ऐसे में मौतों का आंकड़ा बड़ा भी हो सकता है। यह भी हो सकता है, यह भी कहा गया है कि ऐसे मजबूत संकेत मिल रहे हैं कि हिंसा से निपटने के लिए सुरक्षा बलों की ओर से अनावश्यक और ज्यादा बल का प्रयोग किया गया, अनुपात से ज्यादा बल का प्रयोग किया गया है। इसलिए इसकी स्वतंत्र जांच भी होनी चाहिए। देश में मनमाने ढंग से गिरफ्तारियां और हिरासत के भी केस मिले हैं। यहां तक कि कुछ लोगों को जबरन गायब भी कर दिया गया था या फिर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इस रिपोर्ट में यह साफ हो जाता है कि बांग्लादेश में हिंसा की आग में अल्पसंख्यक यानी कि हिंदुओं को निशाना बनाया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि विपक्षियों को बांग्लादेश में ऐसा कुहा की कुछ भी नजर नहीं आया। राहुल गांधी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो समझ आई थी, लेकिन यूएन की रिपोर्ट समझने में उन्हें अपना हित नजर नहीं आता। लेकिन इसको प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। पहले तो प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री तो उनको नहीं कह सकते, लेकिन केयर टेकर ही हैं, मोहम्मद यूनुस से बात कर हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया। उसके बाद यूएन की इस रिपोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के दावों को सही साबित कर दिया। चलिए इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। बांग्लादेश में हुई हिंसा पर यूएन की रिपोर्ट ने बड़ा दावा किया है। यूएन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बांग्लादेश में हुई हिंसा में हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय यूएनएचसीआर ने एक प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा कि 16 जुलाई से 11 अगस्त के बीच बांग्लादेश में अशांति के दौरान हिंसक घटनाओं में लगभग 650 लोग मारे गए। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेशी सुरक्षा बलों ने विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर अनावश्यक बल का प्रयोग किया, जिसके बाद भीड़ हिंसक हो गई और प्रदर्शनकारियों ने ढाका की सड़कों पर अपना कब्जा कर लिया। बांग्लादेश में हालिया विरोध प्रदर्शन और अशांति का प्रारंभिक विश्लेषण शीर्षक वाली 10 पृष्ठ की रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा बलों ने स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए अनावश्यक और अनुपातहीन बल का प्रयोग किया। इसके मजबूत संकेत हैं जो आगे की स्वतंत्र जांच की मांग करते हैं। यूएन ने कहा कि कथित उल्लंघनों में न्यायतर हत्याएं, मनमाने ढंग से गिरफ्तारियां और हिरासत, जबरन गायब करना, यातना और दुर्व्यवहार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा पर गंभीर प्रतिबंध शामिल हैं। रिपोर्ट में कानून और व्यवस्था की तेजी से बहाली की आवश्यकता पर जोर दिया गया। साथ ही आगे की जानमाल हानि, हिंसा और प्रतिशोध की कार्रवाई को रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वॉल्कर तुर्क ने कहा, बांग्लादेश में परिवर्तन ये सुनिश्चित करने का एक मौका था कि शासन अधिकारों और कानून पर आधारित हो।
आगे आने वाला बदलाव देश की संस्थाओं में सुधार, उन्हें पुनर्जीवित करने, मौलिक स्वतंत्रता, नागरिक स्थान को बहाल करने और बांग्लादेश में सभी को भविष्य के निर्माण में हिस्सा देने का एक ऐतिहासिक अवसर प्रस्तुत करेगा। कहा, उल्लंघनों के लिए जवाबदेही और पीड़ितों के लिए न्याय आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही एक राष्ट्रीय उपचार प्रक्रिया की आवश्यकता होगी। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने यूएन जांचकर्ताओं को उनके निष्कासन के साथ हुई हिंसा की जांच करने के लिए आमंत्रित किया है। 84 वर्षीय यूनुस पिछले सप्ताह यूरोप से लौटे हैं और एक अस्थायी प्रशासन का नेतृत्व कर रहे हैं, जो लोकतांत्रिक सुधारों को आगे बढ़ाने की चुनौती का सामना कर रहा है। इससे पहले शुक्रवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और हिंदुओं की सुरक्षा का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से टेलीफोन पर बात की। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार ने मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया। लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, संरक्षा का आश्वासन दिया। बता दें कि बांग्लादेश में कई दिनों की अशांति और राजनीतिक उथल-पुथल के बाद अंतरिम सरकार का गठन हुआ। मोहम्मद यूनुस ने देश में अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण के बाद मोहम्मद यूनुस को बधाई दी थी और बांग्लादेश में हिंदुओं सहित सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। चुनाव से जुड़ी ये खबर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई ने बीते 16 अगस्त को हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया था। हम चाहते हैं आप ये भूले नहीं, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में 3 चरणों यानी 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होंगे। 1 अक्टूबर महत्वपूर्ण है। वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव एक ही चरण में 1 अक्टूबर को होना है। इसके साथ ही दोनों ही राज्यों में वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। तो सोचिए, बड़ा दिन है 4 अक्टूबर। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 यानी आर्टिकल 370 हटने के बाद राज्य में यह पहला विधानसभा चुनाव होने वाला है। 10 सालों बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाला है, वहां के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं अब जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। जहां कांग्रेस चुनावों के बढ़ते चरणों पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कह दिया कि मैं पूछना चाहता हूं कि जो नेता देश में एक देश एक चुनाव चाहते हैं यानी 1 नेशन 1 इलेक्शन चाहते हैं, वो 4 राज्यों का चुनाव एक साथ क्यों नहीं करा सकते? आप पूरे देश में एक देश एक चुनाव का प्रचार करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो खुद की सुविधा देखते हुए लोकसभा में 7 चरण डाल देते हैं। कभी हिमाचल और गुजरात का चुनाव अलग अलग कराते हैं। पूरा देश उम्मीद कर रहा था कि हरियाणा, महाराष्ट्र का चुनाव साथ होगा, लेकिन चुनाव अलग से करा दिया गया। ये बीजेपी की दोहरी नीति दिखाता है, ये वो कह रहे हैं। एक और जहां कांग्रेस बीजेपी के चुनावी मंशा पर सवाल खड़े कर रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनावों और सुरक्षित वातावरण का वादा करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि बीजेपी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार देश में काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर में हमने 2 साल में शांति, विकास और विश्वास का वातावरण बनाया है, जिसका परिणाम है कि पीएम नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर की जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के हर गांव में आपको विकास कार्य दिखेगा। भाजपा पूरी ताकत से जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगी, ये भी अटकलें हैं कि अकेले लड़ेगी। उमर अब्दुल्ला दिन के उजाले में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता ने अब्दुल्ला परिवार के युवराज को अभी ताजी करारी हार दी है। मुंगेरी लाल के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। कैसे बयानों के तीखे प्रहार हो रहे हैं, चलिए आपको सारे बयान सुनाते हैं। चाहता हूं कि वे नेता जो देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन चाहते हैं, वो 4 राज्यों के निर्वाचन एक साथ क्यों नहीं करा सकते? आप पूरे देश में प्रचार करते हो कि हमको एक देश एक निर्वाचन चाहिए, लेकिन जब निर्वाचन आता है तो खुद की सुविधा देखते हुए कभी लोकसभा में 7 फेज डाल देते हो, कभी हिमाचल और गुजरात का निर्वाचन अलग अलग समय पे कराते हो,
पूरा देश उम्मीद करता था कि हरियाणा महाराष्ट्र के निर्वाचन साथ होंगे, लेकिन महाराष्ट्र पे नजर रखते हुए उसका निर्वाचन अलग से कर दिया। तो यही दिखाता है कि जो दोहरी नीति भाजपा की है, प्रधानमंत्री मोदी जी की है, वो सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ के बारे में सोचते हैं और उनके बातों को आज लोग गंभीर। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश में काम कर रही है और जम्मू कश्मीर में हमने 2019 के बाद शांति, विकास व विश्वास का वातावरण बनाया है, जिसका आज परिणाम है कि जम्मू कश्मीर की जनता का भरपूर आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी को मिल रहा है और निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर अब विकास के एजेंडे पे, विश्वास के एजेंडे पे, सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पे आगे बढ़ा है। जम्मू कश्मीर के हर गांव में आप जाइए, विकास कार्य स्पष्ट दिखेगा। वो सड़क निर्माण हो, पुल हो, रेलवे हो। बड़ी खबर का रुख भी करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं हरियाणा की। वहीं दूसरी तरफ देखिए, हरियाणा में भी चुनाव को लेकर कसाकशी नजर आ रही है। हरियाणा चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद से ही सियासी गर्माहट बढ़ गई है, जिसके चलते बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं। आम आदमी पार्टी भी अपना दमखम दिखाने में कसर नहीं छोड़ रही है। इस बार के चुनाव में हरियाणा की राजनीति में कई सारे फैक्टरों पर तनातनी देखने को मिल रही है, फिर चाहे वो जाट गैर जाट की बात हो या फिर खिलाड़ियों के मामले की। इस बार हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने खड़े हैं और दोनों पार्टियों ने अपनी कमर भी कस ली। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा 2024 के चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। आयोग ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में तिथियों का ऐलान किया। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जिसके नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित होंगे। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 5 सितंबर से शुरू हो जाएगी। आयोग के अनुसार 12 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जिसमें 16 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। हरियाणा में जम्मू कश्मीर के तीसरे और अंतिम चरण के 7 वोट डाले जाएंगे। आयोग ने कहा है कि 27 अगस्त को वोटर लिस्ट पब्लिश हो जाएगी। आयोग ने बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए कुल 20,429 पोलिंग स्टेशन होंगे। ये पोलिंग बूथ 10,495 लोकेशन पर होंगे। इनमें 7,132 पोलिंग बूथ शहरी क्षेत्रों में होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 13,497 पोलिंग केंद्र होंगे। हर पोलिंग स्टेशन पर औसतन 977 वोटर हैं। हरियाणा राज्य की विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 90 है। इनमें 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 46 सीटों का है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हरियाणा में कुल 90 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिनमें से 73 जनरल, ST 0, SC 17 है। कुल मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 1 लाख है, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 6 लाख, महिला मतदाताओं की संख्या 95 लाख है। बात करें इससे पिछले चुनाव की, तो 2019 विधानसभा चुनावों में बीजेपी बहुमत से दूर रह गई थी। पार्टी को 40 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस ने 31 सीटें जीती। वहीं 2014 में बीजेपी ने 47 सीटें जीतकर पहली बार अपने बूते पर सरकार बनाई थी। फ्रेंड्स, कमिंग टू हरियाणा, वी आर अनाउंसिंग इलेक्शंस फॉर हरियाणा आल्सो। हरियाणा में जो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो 90 हैं। जनरल 73, ST 0 और SC कॉन्स्टिट्यूएंसी 17 हैं। अगर इलेक्टर्स इन हरियाणा की बात करें तो टोटल राज्य में 2 करोड़ 1 लाख इलेक्टर्स हैं, जिसमें 1.06 करोड़ मतदाता हैं और इसमें महिलाओं की संख्या 95 लाख है। थर्ड जेंडर 1.50 लाख PWD और 2.54 लाख हमारे 85 एज ग्रुप से ज्यादा के मतदाता हैं। और जो हरियाणा की एक रोबस्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल है, उसमें हमारे 10,321 ऐसे मतदाता हैं जो शतायु हैं। उन सबको हमारा नमन, और वो सब वोट देने आए, इसकी हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर नजर आ रही है, जिसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा
कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। हमने चुनाव की तैयारी कर ली है। हम तो पूरी तरह से तैयार हैं। हम तो अगर आज घोषणा होती है तो कल से नामांकन होने शुरू हो जाएंगे और हमारी पूरी तैयारी है। हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं और सब चुनाव की तैयारियां हमने कर ली। इसी पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा की जनता फैसला कर चुकी है। अक्टूबर 4 बीजेपी हरियाणा से बाहर। मैं तो एक लाइन में ही कार्यक्रम का क्रक्स देता हूं। मैं तो तारीख आज अनाउंस करी है, अक्टूबर 4 बीजेपी हरियाणा से बाहर। अक्टूबर 4 को होगी बीजेपी हरियाणा से बाहर, क्योंकि जहाँ पे जो कार्यक्रम किए हैं हमने, जो कार्यक्रम चले हैं, जहाँ पे भी गए, जैसे 22 के 22 जिलों में हम गए और भी कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे, चाहे हरियाणा मांगे हिसाब, पहले दूसरे कार्यक्रम चले, जो मिल रहा है सहयोग, जिस प्रकार से जोश में लोग आ रहे हैं, जोश से मिल रहे हैं, समर्थन जो मिल रहा है लोगों का, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ, अपना मेरा राजनीतिक तजर्बा भी बहुत है, चुनाव लड़े हैं, 36 बिरादरी ने फैसला कर लिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे, क्योंकि ये जो सरकार है नॉन परफॉर्मिंग सरकार है। इन्होंने एक भी कोई जनहित का कार्य नहीं किया और ये पोर्टल की सरकार थी और पोर्टल सारे इनके फेल। कांग्रेस नेता उदय भान ने कहा, चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है। हरियाणा में अब हाथ बदलेगा हालात। हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है। हरियाणा प्रदेश की जनता जो इस भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन से बहुत ज़्यादा त्रस्त थी, इससे बहुत जल्दी राहत चाहती थी, आज उनकी भावना के अनुरूप फैसला हुआ है। वो समय आ गया है इस शासन को उखाड़ फेंकने के लिए। सीधा है, हरियाणा में आज हरियाणा हाथ बदलेगा हालात और कांग्रेस से ही आस। चलिए एक बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। क्या चंपई सोरेन आ गए हैं एनडीए में? बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ऑफिशियल कंफर्मेशन मिला है। चंपई के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया है, चंपई दा टाइगर थे आप, टाइगर हैं और टाइगर ही रहेंगे। एनडीए परिवार में आपका स्वागत है, जोहार टाइगर। चंपई सोरेन की तरफ से जीतन राम मांझी का ट्वीट आ गया है भाई साहब। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब इसको ऑफिशियल ही माना जाना चाहिए कि एनडीए में शामिल हो गए हैं चंपई सोरेन, क्योंकि यूनियन मिनिस्टर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक्स सीएम बिहार, ये बोल रहे हैं आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी कि आपका स्वागत है आपका एनडीए में। तो ये जो अटकलें लगाई जा रही थी, मुस्कुरा रहे थे चंपई सोरेन, मुस्कुराहट का कारण भी अब समझ में आता है कि भाई वो बातें पहले से फिक्स थी, अब सब कुछ तैयारियां थी ही। और उनका जो पत्र था वो भी हमने आपको शुरुआत में दिया था। चंपई के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच ये बड़ा ट्वीट आ रहा है, एनडीए में आपका स्वागत है। ये चंपई सोरेन को बधाई देते हुए जीतन राम मांझी नजर आ रहे थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी पर और जानकारी देने के लिए झारखंड के ब्यूरो चीफ मुकेश खत्री हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश, ये एक बड़े अपडेट के रूप में समझ में आता है, क्या इसी को ऑफिशियल कंफर्मेशन मान लिया जाए और कितना इंतजार करना है? अब हर कोई अंदाजा ही लगाता रहेगा तो हो गया है। तो जीतन राम मांझी ने कह दिया एनडीए में स्वागत है, तो और क्या चाहिए भाई? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरह से जीतन राम मांझी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने साफ बधाई दी है कि एनडीए में आपका स्वागत है, इसको अब ये माना जा सकता है कि चंपई सोरेन एक पार्ट हो गए हैं एनडीए का और ये ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है वो मिल चुका है। औपचारिकता जो है वो बाकी है, क्योंकि चंपई सोरेन ने भी अपने एक्स ट्वीट पर उसने लिख दिया कि हमारे पास 3 विकल्प बचे हुए हैं। एक तो मुझे संन्यास या तो लेना चाहिए, या तो मुझे अपनी पार्टी बनानी चाहिए, या तो अपने किसी सहयोगी दल के पास जाना चाहिए। तो ये एक कंफर्मेशन भी हम आवाम पार्टी के जो नेता है, जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी साफ साफ अपने एक्स पर जो संदेश दिया है
उस संदेश को हम ये मान सकते हैं कि जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर बधाई दी है चंपई सोरेन को कि चंपई सोरेन जो अपने बीजेपी में आ गए हैं, उन्होंने उस एनडीए की उसकी उन्होंने बधाई दी है। अब ये जो है अब एक कंफर्मेशन के रूप में कहें तो एक औपचारिकता ही बची हुई है कि उनको एक माला पहनना या फिर उनको पट्टा पहनाना एक औपचारिकता ही बची रह गई है। और ये माना जा सकता है कि चंपई सोरेन जो है वो एक पार्ट हो गए हैं एनडीए का। अब जो आगामी विधानसभा जो बिल्कुल मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अर्जेंट खबर थी इसलिए हमने इसको जगह दिया। और उन्होंने कहा था 3 विकल्प हैं, अपनी पार्टी बनाना, संन्यास लेना या किसी के साथ चले जाना। तो मैंने जैसे शुरुआत में कहा तीसरा विकल्प उन्होंने चुना, एनडीए में चले गए। जितेंद्र राम मांझी ने बोला चलिए आज जनमत में इतना ही समय था आपके लिए, और मुद्दे कल फिर लेकर आएंगे, परसों फिर लेकर आएंगे, हर रात 9 बजे आपके लिए। मुझे शिवम दत्त मेहता और मेरी पूरी प्रोडक्शन और एडिटोरियल टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।